अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इस नियम का क्या स्टेटमेंट है? इस नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगने वाले नेट बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की है। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जो है मास है m किलोग्राम। ये ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में b वेलोसिटी से गति कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो संवेग होगा, वो मोमेंटम होगा, वो क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू बी। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो संवेग है, इस संवेग में जो परिवर्तन की दर है, जो समय के साथ इस पिंड का, इस ऑब्जेक्ट का जो संवेग बदल रहा है, उसका जो रेट होगा, जो उसकी दर होगी, वो किसके समानुपाती होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी? उस पिंड पर लगने वाले नेट बल की। और जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, जो दर है संवेग में परिवर्तन की, उसकी जो दिशा होगी वो भी वही दिशा होगी जो उस बल की दिशा होगी, ठीक है, जो इस पर फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों दो तरीके के सिस्टम्स हो सकते हैं। एक हो सकता है कांस्टेंट मास सिस्टम, जिसमें द्रव्यमान नियत रहता है। दूसरा हो सकता है वेरिएबल मास सिस्टम, जिसमें द्रव्यमान जो है वो वेरी करता है, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट मास सिस्टम के बारे में बात करें तो F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। P इक्वल टू क्या है? संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, सो d mb अपॉन dt। प्रोपोर्शनली से इनको हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है 1। ओके, तो इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट मास सिस्टम मान के, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मास को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो m इससे बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आता है F इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। हमारे पास जो इक्वेशन आता है F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन। अगर वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में बात करें, ऐसा सिस्टम जिसका, ऐसा निकाय, ऐसा पिंड जिसका द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित होता रहता है, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या होगा? डी एम बी डिवाइड बाई डी टी। ओके, एक बार m को बाहर निकालेंगे तो m डी वी अपॉन डी टी, सिंपल डिफ्रेंशिएशन, प्लस b को कॉमन लेंगे, डी एम अपॉन डी टी। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, m इंटू डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी एक्सलेशन, F इक्वल टू m इंटू ए प्लस v इंटू डी एम अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं जब वेरिएबल मास सिस्टम होता है, ये इक्वेशन हम यूज करते हैं जब कांस्टेंट मास सिस्टम होता है। वेरिएबल मास सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ओपन ट्रक मूविंग इन रेन। अगर बारिश में कोई ओपन ट्रक है जिसका जो फ्लोर, छत जो है वो फ्रंट से ओपन है, ओके, चारों तरफ से जो उसकी जो बॉडी है वो सील्ड है, अगर बारिश हो रही है तो ट्रक के अंदर जो पानी आएगा उसकी वजह से उसका मास जो है वो कंटिन्यूसली, द्रव्यमान जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन का गति का थर्ड लॉ क्या है, तृतीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है और प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिया क्या होती है, यानी कि क्रिया यानी कि क्रिया बल। क्रिया बल क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई टेबल है, इस टेबल पे कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, इस टुकड़े का जो भार है, इसका जो वेट है, दैट इज W न्यूटन। ओके, तो वेट जो है वो इस टुकड़े के गुरुत्व केंद्र से नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो W न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, जो भार के कारण W न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब ये जो टुकड़ा है लकड़ी का और जो टेबल है, इन दोनों की संपर्क सतहों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। ये जो टेबल है, इस टेबल की जो सतह है, मेज की जो सतह है, ये जो है इस लकड़ी के टुकड़े पर, लकड़ी के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। वो जो फोर्स होगा इसको हम कहेंगे प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स। तो दिस इज रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स यानी कि प्रतिक्रिया बल, एंड दिस W इज क्रिया बल यानी कि एक्शन फोर्स। दिस इज एक्शन फोर्स और क्रिया बल, ओके, एंड दिस इज प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, ओके। तो क्रिया बल क्या होता है? किसी पिंड द्वारा
पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, दूसरे पिंड पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? क्रिया बल कहलाता है। प्रतिक्रिया बल क्या होता है? प्रतिक्रिया बल क्या होता है? बल क्या होता है? दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगाया गया बल, क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया बल कहलाता है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, साम्यावस्था की स्थिति में है। इस ब्लॉक का बाहर W नीचे की तरफ लग रहा है, इस ब्लॉक ने फोर्स लगाया टेबल के ऊपर, ठीक है। कितना फोर्स लगाया? W न्यूटन का। इस टेबल ने क्या किया? एक प्रतिक्रिया बल लगाया ब्लॉक के ऊपर विपरीत दिशा में, है ना, सेम मैग्नीट्यूड बट विपरीत दिशा में, तो R = W। ये सिस्टम कैसा है? साम्यावस्था में है। अगर मान लीजिए अगर R का मान W से ज़्यादा हो गया तो ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना। अगर W का मान R से ज़्यादा हुआ तो ये टेबल टूट जाएगी और ये जो ब्लॉक जो है टेबल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्रिया किसके बराबर है? प्रतिक्रिया के बराबर है। सिस्टम जो है हमारा कैसा है? साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो दोनों विपरीत वस्तुओं पर लगते हैं, ठीक है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत वस्तुओं पर, विपरीत या अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, क्या मतलब हुआ? जैसे हमने अभी देखा, ब्लॉक ने मेज पे लगाया क्रिया बल, मेज ने ब्लॉक पे लगाया प्रतिक्रिया बल, तो प्रतिक्रिया बल ब्लॉक पे लग रहा है, क्रिया बल मेज पे लग रहा है। दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों की दिशा जो है वो विपरीत है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहलाता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम बात करें इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं कोई, एक का द्रव्यमान मास जो है वो कितना है m1, दूसरे का मास कितना है m2। तो सबसे पहले तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण ये स्वाभाविक है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कुछ ना कुछ आकर्षण का बल लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका जो मान होगा वो कितना होगा? मान लीजिए इनके दोनों के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो d है, ठीक है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? जो फोर्स लगेगा ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है F = G m1 m2 डिवाइड बाई d²। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसका मान आता है कैपिटल G = 6.674 × 10⁻11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। एक यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर इन दोनों पिंडों में से, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ हो जाए,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी से रिप्लेस कर दें तो फिर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसको हम कहते हैं गुरुत्व। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी और गुरुत्व। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो इस नियम के अनुसार इसका स्टेटमेंट क्या है? किसी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर यदि कोई क्रिया बल कार्य करता है तो इस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कैसा पिंड है? दृढ़ पिंड है। दृढ़ पिंड है। इस दृढ़ पिंड पे कोई एक फोर्स लग रहा है एट पॉइंट ए। कितना फोर्स लग रहा है? एफ। ठीक है, इस पिंड को हम इस फोर्स को हम बिंदु ए की जगह उसी लाइन ऑफ एक्शन पे बिंदु बी पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। ऐसा करने से इस फोर्स के प्रभाव में, इस वस्तु पे के इफेक्ट पे, इस फोर्स के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। अगर वस्तु जो पिंड जो है अगर भ्रमावस्था में है तो भ्रमावस्था में रहेगा, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा। ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ठीक, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन ऑफ एक्शन पे बिंदु ए पे फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस कैसा है? भ्रमावस्था में है या गति की अवस्था में है। ठीक है, एक इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा बिंदु है जो इसी पिंड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ है। ठीक, ओके, हम इस फोर्स ए को इस फोर्स बी पे ट्रांसमिट कर देते हैं। हमने फोर्स बी पे ट्रांसमिट किया, हमने एक फोर्स और लगाया विपरीत दिशा में। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कोई मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमने फोर्स लगाया है और जो बिंदु ए पे फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अब कौन सा फोर्स बचा? बिंदु बी पे जो फोर्स लग रहा है एफ। ओके, तो अल्टीमेटली ये प्रूफ हो गया कि चाहे वो फोर्स बिंदु ए पे लगे उस पिंड के अंदर, चाहे वो बिंदु बी पे लगे, ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम रहनी चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, परिमाण सेम रहना चाहिए। इससे पिंड पर उस बल के प्रभाव के का कोई भी जो है वो इफेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा, प्रभाव में परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है? यदि किसी पिंड पर बहुत से बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो इनमें से प्रत्येक बल स्वतंत्र रूप से पिंड पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, जो अन्य बलों के प्रभाव पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है F1, दूसरा फोर्स लग रहा है F2, तीसरा फोर्स लग रहा है F3। ये तीनों बल इस पिंड पर अपना अपना प्रभाव डालने के लिए कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। इस बल F1 का जो इफेक्ट होगा वो बल F2 और F3 से स्वतंत्र होगा। उसको F1, F2 और F3 के प्रभाव से बल F1 के प्रभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो गति करना शुरू करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, अब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में Fx, दूसरा फोर्स लग रहा है बाई डायरेक्शन में Fy। ठीक है, तो जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो पिंड को एक्स दिशा में गति कर डिस्प्लेसमेंट के लिए उत्तरदायी होगा। जो बाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस पिंड पर, ये उस पिंड की गति का डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शन में करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इस Fx फोर्स का Fy फोर्स से इफेक्ट स्वतंत्र होगा, Fy फोर्स का Fx फोर्स से इफेक्ट स्वतंत्र होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।